द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, यानी ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन है इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज, इंटर कनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। दो देशों के बीच में, दो या दो से ज्यादा देशों के बीच में आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जो इंटरकनेक्शन है, जो आपसी संबंध हैं, उनकी वजह से जो उनका जुड़ाव हुआ है, उसको ही हम कह रहे हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन ऐसा नहीं है कि केवल पिछले 50 सालों में ही हुआ है। ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस पिछले 3000 साल से भी पहले चल रहा है। अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग भी वर्ल्ड के अलग अलग कोनों से बहुत सारी चीजें लाते थे और ले जाते थे, यानी उनके भी संबंध वर्ल्ड के अलग अलग क्षेत्रों से थे। तो ये कोई नई बात नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन या देशों का आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शन करना। लेकिन एक चीज जरूर है कि जिस तरीके से मॉडर्न वर्ल्ड ने ग्लोबलाइजेशन किया है, जिस तरीके से मॉडर्न टाइम में ग्लोबलाइजेशन हुआ है, ऐसा पहले नहीं था। हड़प्पन टाइम में या आज से 50 साल पहले की बात करें हम, तो उस टाइम पे जो ग्लोबलाइजेशन था वो स्लो प्रोसेस में हो रहा था। लेकिन मॉडर्न टाइम में यह बहुत तेजी के साथ हुआ है, और बहुत तेजी के साथ होने का कारण है कि बहुत सारी तरक्की होना, जिसमें साइंस का एक इंपॉर्टेंट रोल है, टेक्नोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट रोल है। साइंस और टेक्नोलॉजी ने इस ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को और भी ज्यादा इजी बना दिया है। तो जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन कैसे हो रहा है और कैसे ग्लोबल वर्ल्ड बना। तो कैसे बना ग्लोबल वर्ल्ड? देखिए, पुराने टाइम से ही कुछ चीजें लगातार हो रही है। एक तो ट्रेड, ट्रेड जो है वो वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग लगातार करते रहे हैं। दूसरा माइग्रेशन, लोग अलग अलग कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेशन करते रहे हैं, चाहे वो रहा हो सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की तलाश। लोग रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहे हैं। साथ में ही मूवमेंट ऑफ कैपिटल, मूवमेंट ऑफ कैपिटल, ये मूवमेंट जो है वो लगातार होता रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें एक्सचेंज हुई। जैसे आइडियाज एक्सचेंज हुए, भाई नए लोगों से जाकर मिले तो उनके विचार उनसे ग्रहण किए, अपने विचार उनको दिए, तो विचारों का, आइडियाज का जो एक्सचेंज है वो हुआ। उसके साथ ही कल्चरल एक्सचेंज हुआ, लैंग्वेज इंटरमिंगल्ड हो गई, बहुत सारी चीजें इस तरह से एक्सचेंज हुई। ह्यूमन सोसाइटीज इंटरकनेक्टेड स्लोली। एंशिएंट टाइम में ह्यूमन सोसाइटीज बहुत स्लोली, धीरे धीरे इंटरकनेक्ट कर रही थी। एंशिएंट टाइम में कुछ ट्रेवलर्स थे, जैसे ट्रेडर, व्यापारी, व्यापार करने के लिए गए। दूसरा पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स जो है ये तीर्थ यात्रा के लिए गए। प्रीस्ट, इनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है ग्लोबलाइजेशन में। ये अपने उपदेश देने के लिए, ये पुजारी हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए। तो इन सबका एक योगदान रहा है ग्लोबलाइजेशन में कि ये सब लोग अलग अलग कारणों से एक देश से दूसरे देश में, एक स्थान से दूसरे स्थान में गए, और वहां की कल्चर के साथ, वहां की लैंग्वेज के साथ, वहां की कस्टम्स के साथ इंटरमिंगल्ड हो गए। अपनी चीजें उनको दी, उनकी चीजें अपने अपने अडॉप्ट कर ली। इसी को ही हम कह रहे हैं इंटरकनेक्शन, कि लोगों के बीच में आपस में इंटरकनेक्शन हुआ और एक ग्लोबलाइजेशन, एक ग्लोबल वर्ल्ड का निर्माण हुआ। अब इसका उद्देश्य जानते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था, कि लोग वन प्लेस टू अनदर क्यों गए। तो इसका उद्देश्य था, लोग कुछ अपने अलग अलग उद्देश्यों के लिए गए, जैसे नॉलेज के लिए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए,
स्पिरिचुअल पीस के लिए, आध्यात्मिक शांति के लिए गए। और कुछ लोग ऐसे थे जो जहां रहते थे वहां वो प्रताड़ित थे, एक्सप्लॉयटेशन उनका होता था, शोषण होता था। उस शोषण से बचने के लिए वो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चले गए। इसका एक एग्जाम्पल है इंडेंचर्ड लेबर। इंडेंचर्ड लेबर कौन होता है? ये कॉन्ट्रैक्टेड बॉन्डेड लेबर होता था। कॉन्ट्रैक्टेड बॉन्डेड लेबर जो एजेंट्स के थ्रू दूसरे देशों में या दूसरे क्षेत्रों में काम करने के लिए जाते थे। इनके साथ बॉन्ड होता था, कुछ बंधन होता था कि निश्चित टाइम के लिए जाएंगे ये, उस टाइम के बाद इन्हें वापस भेज दिया जाएगा, इनको एक निश्चित सैलरी दी जाएगी, एक जो काम है वो फिक्स है कि ये काम इनसे करवाया जाएगा। मोस्टली इंडेंचर्ड लेबर जो इंडिया से बाहर गए वो कैरेबियन आइलैंड में गए। कैरेबियन आइलैंड जो अमेरिका का ही एक पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड, इन सबको मिलाकर हम अमेरिका कहते हैं। तो कैरेबियन आइलैंड्स में गए और वहां जाकर कैरेबियन लोगों के साथ इनकी कल्चर जो है वो इंटरमिंगल्ड हो गई, उनके साथ इनकी कल्चर मिक्स हो गए। अब ये लोग अपना स्किल्स, अपनी नॉलेज, अपनी कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपने आइडियाज, ये सारी चीजें लेकर गए, एक दूसरे के साथ घुल मिल गए। तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस हुआ एंशिएंट टाइम में। अब इस ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को पूरा करने में किस किस चीज का योगदान था, उसमें आता है सिल्क रूट। सिल्क रूट, सिल्क रूट कौन सा रूट है कि एंशिएंट टाइम में चाइना से सिल्क और चाइना की पोट्री, सिल्क और चाइना की पोट्री जो है वो यूरोप में, सेंट्रल एशिया में और ईस्ट ऑफ अफ्रीका में जाती थी। इस रूट के माध्यम से सिल्क बहुत बड़े पैमाने पर चाइना से यूरोप में, सेंट्रल एशिया में और एशिया के दूसरे पार्ट्स में, यूरोप के दूसरे पार्ट में जाता था। इसलिए इस रूट का नाम सिल्क रूट पड़ गया। हालांकि इस सिल्क रूट से पोट्री भी जाती थी चाइना से, केवल सिल्क ही नहीं जाता था। अब ये जो सिल्क रूट है ये केवल जमीनी रास्ता नहीं था, ये ओवर लैंड भी था और ओवर सी भी था। यानी जमीनी रास्ता भी था सिल्क रूट और समुद्री रास्ता भी था। इस सिल्क रूट से इंडिया का क्या संबंध था? इस सिल्क रूट से इंडिया से टेक्सटाइल और स्पाइसेस, यानी यहां से कपड़ा और मसाले, इंडिया का कपड़ा और मसाले इसी सिल्क रूट से जाते थे। इसी सिल्क रूट से इंडिया के अंदर जो मिशनरी आए, क्रिश्चियन मिशनरी, वो इसी रूट से यहां प्रीच करने के लिए आए। इसके अलावा इस्लाम रिलीजन के जो भी प्रीचर्स आए, उपदेशक आए, वो भी इसी रूट से आए। इसी रूट से नॉर्दर्न इंडिया में ऑरिजिनेट होने वाला बुद्ध धर्म जो गौतम बुद्ध ने स्टार्ट किया था, ये बौद्ध धर्म भी, बौद्ध रिलीजन भी इसी रूट के माध्यम से एशिया के दूसरे पार्ट में फैला। तो सिल्क रूट का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रहा कल्चर, कस्टम्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में। तो एक तो चाइनीज सिल्क, चाइनीज पोट्री, इंडिया के टेक्सटाइल, इंडिया के स्पाइसेस इस रूट से जाते थे। और इनसे केवल ये सामान नहीं गया, इनसे कल्चर गई, लैंग्वेज गया, स्किल गया, आइडियाज गए, एक्सचेंज हुआ। इस तरह से जो है वो ग्लोबल वर्ल्ड का निर्माण होता है। इसके साथ साथ ही इस रूट से यूरोप से इसके बदले में बहुत बड़ी मात्रा में सोना और चांदी इंडिया में आया, क्योंकि उस टाइम में जो ट्रेड हो रहा था वो गोल्ड और सिल्वर में ही होता था। तो बहुत बड़ी मात्रा में वहां से गोल्ड और सिल्वर इंडिया में पहुंचा। कि फूड का क्या रोल रहा इस ग्लोबलाइजेशन? इस ग्लोबलाइजेशन में फूड का रोल रहा, जैसा हम जानते हैं कि बहुत समय पहले हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो बहुत सारे फूड के बारे में नहीं जानते थे। तो हमारे देश में जैसे टोमेटो, पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट,
ये जो सारी चीजें हैं, ये हमारे देश में पहले नहीं होती थी। हमारे पूर्वज इनके बारे में नहीं जानते थे। ये सारी चीजें हमारे देश में यूरोप से आई। कहाँ से आई? यूरोप से। यूरोप के लोग भी इसके बारे में नहीं जानते थे। यूरोप के लोगों को भी इसके बारे में अमेरिका से पता चला। ये यूरोप के लोग भी अमेरिका से लेकर आए थे इन चीजों को। तो ये अमेरिका से यूरोप पहुंची और यूरोप से इंडिया पहुंची। इस तरह से जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, उनकी कल्चर, लैंग्वेज, आइडियाज, स्किल्स जो है वो सब एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हुए, तो उसमें फूड भी एक्सचेंज हुए और नई नई चीजें जो हैं, जैसे स्वीट पोटैटो, ये भी हमारे देश में नहीं होता था। ये भी हमें यूरोपियन लोगों ने ला के दिया अमेरिका से, क्योंकि यूरोपियन लोगों को खुद अमेरिका से मिला था। तो फूड का भी एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है ग्लोबलाइजेशन में। अरब के लोगों ने इसके बारे में बताया। अरब के लोग इसे पास्ता कहते हैं और इसके जो खोज है वो सिसिली, जो आजकल इटली है, वहां पे हुई थी, अरब के लोगों ने की। तो अलग अलग तरह के फूड जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रेवल कर गए लोगों के साथ साथ। अब फूड का एक और रोल जानते हैं, जैसा कि आयरिश फेमाइन। आयरलैंड के लोगों का मुख्य भोजन था पोटैटो। इनका स्टेपल फूड है पोटैटो, आयरलैंड के लोगों का। 1840s में आयरलैंड में जो पोटैटो की क्रॉप है, उस साल बैड हार्वेस्ट होता है, यानी फसलें जो हैं वो खराब हो जाती हैं। फसलें खराब होने की वजह से आयरलैंड में अकाल पड़ गया और थाउजेंड्स ऑफ पीपल, 100,000 ऑफ पीपल जो है वो इस अकाल में मारे। केवल फूड ही नहीं, इसके अलावा और दूसरी चीजें भी हैं, जिनमें जर्म्स और डिजीज, ये भी वन प्लेस टू अनोदर चली गई। जब पहली बार पोर्टुगीज और स्पेन के लोग, पुर्तगाल के और स्पेन के लोग जब पहली बार अमेरिका पहुंचे और अमेरिका पहुंच के उन्होंने देखा कि अमेरिका में तो बहुत बड़ा भंडार है रिसोर्सेज का, तो उस पे कब्जा करने के लिए, अमेरिका पे कब्जा करने के लिए अमेरिका को उन्होंने कोलोनाइज किया, कॉलोनी बनाया। कोलोनाइज करने के लिए केवल हथियारों का यूज नहीं किया, उन्होंने बायो वेपन यूज किए, जर्म्स यूज किए। स्पेनिश जो सोल्जर्स थे वो अपने साथ अमेरिका में अपने बॉडी को ऐसा एंटी बॉडी बनाकर ले गए, अपने बॉडी में तो ऐसा कि जो जर्म्स हैं वो कोई इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो वो अमेरिकन लोगों के पास पहुंचे तो अमेरिकन लोगों में उन जर्म्स की वजह से बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और ये जो जर्म्स लेके गए थे वो स्मॉल पॉक्स बीमारी के थे और पूरे अमेरिका के लोगों को स्मॉल पॉक्स हो गया। तो एक बहुत बड़ी आबादी अमेरिका की इस स्मॉल पॉक्स की वजह से मारी गई। तो इसे बायो वेपन कहते हैं, क्योंकि इसमें जर्म्स को ले जाया गया था। तो ऐसा नहीं है कि केवल इसके पॉजिटिव पहलू ही रहे, कुछ नेगेटिव पहलू भी रहे, जैसे कि बीमारियां और जर्म्स जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचे और बीमारियां फैली।